Now I would like to request Ayurveda and Panchkarma expert Dr. Vinod Kumar Yadav ji on the dais, please. Please welcome him with a round of applause. आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सीजीएचएस में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है उसमें एज अ सीएमओ कार्यरत हूँ। और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से मैंने पंचकर्म में एमडी करने के बाद भारत सरकार में सेवा दे रहा हूँ। अभी जो हम लोगों ने सुना तो ये साइकेट्रिस्ट थे तो लोगों को पागल किया, लेकिन मेरा काम है लोगों को स्वस्थ करना। तो आप लोग घबराइए नहीं, जो जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान हम लोग कर सकते हैं। और आज शायद हम आपस में चर्चा करेंगे, एक तरफा ना हो के आपस में आप भी उस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। कुछ सवाल हैं आपके, पूछ सकते हैं। आयुर्वेद जो है वास्तव में आयुषो वेदा आयुर्वेद, यानी कि आयु को जानने का जो वेद है, जो साइंस है, नॉलेज है, वही आयुर्वेद है। तो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, इवन की मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद ये मानता है आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल आप इन चारों पुरुषार्थों को अपनी संजीदगी से अगर जीवन में जीते हैं तो मुक्ति स्वतः प्रकृति में हो जाती है। और मोक्ष जीवन जीने के लिए क्या होता है कि हम बचपन जीते हैं, जवान होते हैं, लेकिन तब तक हमें जीवन का मूल उद्देश्य समझ में नहीं आता है कि जीवन है क्यों, क्यों हम आए संसार में। तो ये संसार में जब हमें समझ में आता है तो हमारी आयु हो जाती है, हम वृद्ध हो जाते हैं, शरीर जर्जर होने लगता है। ऐसी अवस्था में पुनर्युवन यानी पुनः आपको शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी विधा का हमारे 8 ऋषि मुनियों ने विकसित किया और यह धरोहर हमें दी। उसी विद्या का जानकार मैं हूँ। इस पंचकर्म का क्या है, कैसा है और कैसे आप सब अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के परिरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं और मेरी भी सेवाएं आपको कैसे मिल सकती हैं और आप उत्कृष्ट जीवन कैसे जी सकते हैं। मानवीय संवेदनाओं को जीते हुए अपने स्वस्थ की चरमोत्कर्ष पे पहुंचकर आप मुक्ति को हो जाएं, मोक्ष को हो जाएं, परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाएं। यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे इस सांसारिक व्यापार को चलाने का एक साधन है, लेकिन हमारी अंतिम जो इच्छा है, हम सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हमें लगता है कि जैसे कुछ अभी बाकी है, कुछ रह गया है। वो क्या रह गया है, वो पाने का मूल आपका स्वास्थ्य पे निर्भर है। यदि आप स्वस्थ हैं तो जीवन में सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो पंचकर्म कराते हैं वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद ये मानता है कि यदि हमारी समाज स्वस्थ रहे, बीमार ही ना आपको होने दिया जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन यदि बीमार हो जाए तो आपको स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद पूर्ण रूप से सक्षम है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो इसकी औषधियां हैं वो प्रकृति से ली गई हैं। प्रकृति में ही समस्त हमारी समस्याओं का निदान है। यदि उनका हम उपयोग करें तो हमें कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें नहीं होंगी और शतायु पूर्ण 100 वर्ष की आयु सुखपूर्ण रूप से हम बिता सकते हैं। तो जीवन में दैनिकचर्या में, जैसे इस समय बरसात का मौसम काफ़ी इस बार विकृत है, तो ऋतुचर्या और दिनचर्या 2 चीज़ें सबसे हमारी प्रभावित करती है कि आपका दिन, जैसे इसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि दिन कैसा हो आपका। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके सायंकालीन तक आपकी दिनचर्या कैसी हो, उसका पूरा विवरण आयुर्वेद में दिया। इसके बाद उन्होंने कहा केवल दिनचर्या ही नहीं, ऋतुचर्या कैसी हो, यानी एक मौसम में आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कितना प्रकृति के साथ लयात्मक आप जी सकते हैं, उतने ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद पंचकर्म का जहाँ है कि अगर आप बीमार हो गए तो शोधन की बात आती है। शोधन में देखिए पंचकर्म में 5
प्रोसेस होते हैं, 5 प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हम शरीर से आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेते हैं और पूर्ण रूप से तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं आप। क्योंकि इससे पहले काफ़ी तनाव था इसके कारण, और वो हंस हंस के डॉक्टर साहब ने तनाव काफ़ी कम किया। तो उसमें सबसे पहले है वमन क्रिया आती है। इसमें क्या है, नाभि से ऊपर के जितने भी आपके दोष हैं उन्हें हम वमन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं या उल्टी कराते हैं। इसके बाद आप विरेचन क्रिया होती है, यानी नाभि से नीचे के जितने भी दोष हैं उन्हें हम शोधन के द्वारा विरेचन के मार्ग से मल मार्ग द्वारा निकाल देते हैं। ये 2 प्रक्रियाएं इतनी अच्छी हैं कि लगभग 20-25 दिन में आपका 5 से 6 किलो वजन बिल्कुल घट जाएगा इमीडिएटली। चेहरे पे चमक आ जाएगी और शरीर स्फूर्तिवान और युवा ऊर्जा से भर जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नस्य कर्म। जो स्ट्रेस, तनाव, टेंशन की हमने चर्चा की, वो ज़्यादातर मस्तिष्क में हो रहा है, तो उसमें हम नस्य कर्म कराते हैं। नस्य कर्म कुछ नहीं है, सिंपल कुछ औषधीय सिद्ध तेल हैं, उनका प्रयोग हम नाक में करते हैं। प्राचीन परंपरा से हमारे घरों में हमारे माता पिता इसका उपयोग कराते रहे हैं। अब नए संस्कारों में थोड़ा हमने उनकी उपेक्षा की है, लेकिन ये नस्य कर्म इतना अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको तनाव है, सांस संबंधी दिक्कतें हैं, सांस लेने में तकलीफ है, आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, ठीक है, सौंदर्य के लिए, चमक के लिए, सब के लिए नस्य कर्म आपका इतना अच्छा है। मस्तिष्क से संबंधित जितने रोग हैं उन सब में नस्य कर्म का उपयोग हम लोग कराते हैं। इसी के साथ एक ऐसा बिना औषध, बिना दवाई के एक प्रयोग है, वो है शिरोधारा का भी हम लोग प्रयोग कराते हैं। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तनाव है, चिड़चिड़ा रहे हैं, बीपी है, आप कुछ मत करिए, औषधीय सिद्ध तेलों का हम प्रयोग करते हैं और उनका ब्रह्मरंध्र में, सिर में हम डालते हैं, जिससे कि आपको तुरंत, कई पेशेंट टेबल पे ही सो जाते हैं, तो इस विधा का भी हम उपयोग करते हैं। और इसके अलावा पूरे आयुर्वेद में आदि चिकित्सा एक तरफ, आदि चिकित्सा एक तरफ, वो है बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा भी इतनी सुंदर चिकित्सा है कि जिसमें औषधीय द्रव्यों का क्वाथ, काढ़ा वगैरह बना के हम उसका उपयोग करते हैं और मल मार्ग द्वारा उसे शरीर में चढ़ाते। कोई भी व्याधि हो, जैसे पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर मूल की चिकित्सा हो जाने से हम स्वस्थ हो जाए। चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, क्रोनिक गृहिणी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हो, सब में बस्ती चिकित्सा एक रामबाण काम करती है। इवन कि वेट घटाना हो या वेट बढ़ाना हो, दोनों ही अवस्थाओं में बस्ती चिकित्सा का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका रक्त मोक्षण, यानी कि जो रक्त से संबंधित समस्याएं हैं, जिनमें हमारी कई सारे रोग होते हैं, उनमें हम ब्लड लेटिंग करा के बहुत जल्दी ही आपको त्वचा से संबंधी रोगों में आपको लाभ देते हैं। तो आयुर्वेद जो आयु को जानने का ज्ञान है, उसमें ये उसका प्रायोगिक पक्ष है, यानी चिकित्सकीय पक्ष, जो आप सब इसका इस्तेमाल करें, लाभ लें। किसी की भी कैसी भी समस्या हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं बिना किसी उसके आप सबकी मदद करना चाहता हूं। मेरी सोच है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र को स्वस्थ और समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं और देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, ताकि हम एक विश्व गुरु की भूमिका में अपने आप को प्रतिस्थापित करें, तो बिना स्वास्थ्य के आप और हम ये नहीं अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि पहले हम अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें, तभी हम इस समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। इसी के साथ आपने मुझे धैर्य से सुना। हाँ, आपके कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी समस्याओं का निदान करना चाहूँगा। बताएं सर। 3-4 जी, जी। क्वेश्चन है, एक एक करके पूछ लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समय क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज़्यादातर, वैसे मैं आप आयुर्वेद पक्ष में बता दूं, उस तरह से नहीं है। इसके निर्णय लेने में आपको स्वास्थ्य का संबंध रहना पड़ेगा। वैसे तो 4:30, 4 से 5:30 सूर्योदय से आधे घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है रात्रि में किया हुआ भोजन जब आपका पच जाए, ठीक है,
और इंद्रियों में प्रसन्नता हो और प्रसन्नता से आपकी निद्रा टूट जाए, ठीक है, आलस्य ना रहे, तो आपको उठ जाना चाहिए। यही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का उत्तम अवस्था है। लेकिन आप रात्रि 12 बजे सोए हैं, आपका रात का खाना नहीं पचा हुआ है, तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप सोए रहें, जब आपका आहार पच जाए उसके बाद ही आप उठें। यस, ये आप जान लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि जो भी स्वस्थ लोग हैं और समय पे निद्रा खाएं, निद्रा आती है और लघु सुपाच्य आहार अगर रात्रि भोजन लिया हो, तो आपका ठीक 4 बजे के आसपास प्लस माइनस में अपने आप निद्रा खुल जाएगी। देखिए, सीजीएचएस में एक ही आपका हॉस्पिटल है, लोधी रोड अलीगंज में है, जो 25 बेडेड हॉस्पिटल है भारत सरकार का, और वहाँ देश के बेहतरीन डॉक्टर उपस्थित हैं और सीजीएचएस के लोग जो हैं उनको पूर्ण रूप से वहाँ सेवा मिल सकती है। सर ये आम संधिवात, जी जी, पंचकर्मा कहाँ तक उपयुक्त है और कौन सी प्रक्रिया करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो पंचकर्मा है वो उसका एक सिद्धांत है। हाँ, मैं समझ गया, आम बात आपका समझ गया, हाँ आम बात समझ गया। देखिए, आपको एक बात मैं यकीन से दिला दूं, मेरे करीब 16-17 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ऐसी कोई व्याधि नहीं है जिस पे आयुर्वेद काम नहीं कर पाता। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो वैद्यों की कमी हो सकती है, शास्त्र में कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो हमें लगातार अनुसंधान करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जहां तक आम बात की चर्चा की, आप देखिए कितना सुंदर है। आम बात में जोड़ों में तकलीफ आती है, लेकिन उसकी मूल जड़ आपके पेट में है। जो भी आम बात का पेशेंट होगा, सबके पेट, पाचन, डाइजेशन, लिवर में दिक्कत होगी, और वहां से वह आम दोष जो हो जाता है वो तैयार होता है पाचन के समय। वो जहरीला पदार्थ जब रक्त के साथ अवशोषित होकर शरीर में व्याप्त होता है, तो जोड़ों में जाके धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं और एक तरीके की सूजन को उत्पन्न करते हैं। तो आयुर्वेद से हम इस सूजन को खत्म कर सकते हैं। एक और विशेष बात है, कई बार देखा होगा आप लोग कराते रहते हैं, इसमें इलाज नहीं आ रहा, मतलब एक बुखार आता है इसमें खास प्रकार का, वो बुखार टूटने में कई बार 3-4 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं, तो वो इसी आयुर्वेद से वो टूटता है और ठीक होता है। जैसे और भी विधियों पद्धतियों से हम बुखार तोड़ते हैं, लेकिन उसमें ज्वर का पाचन नहीं होता है। जब ज्वर का पाचन हो जाएगा, अग्नि आपकी ठीक हो जाएगी, तो वास्तव में आपको धीरे धीरे सूजन कम हो जाएगी। और एक विशेश बात है, रसायन औषधियों का प्रयोग करके आप गंभीर से गंभीर रोग को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो पंचकर्म शोधन के उपरांत जब हमारा यंत्र ये शोधित हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हम रसायन औषधियों का हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है और उसका हम उपयोग करके जड़ से हम इसको खत्म कर सकते हैं। सर ये हाँ कि आपने जो प्रक्रिया बताई, वमन, विरेचन जी और बाकी 3, जी जी, इसमें कौन सी प्रक्रिया करने से वो रिमेटोलॉजी ठीक हो जाएंगी? नहीं स्पेसिफिकली कोई? देखिए, स्पेसिफिकली तो सबसे पहले उसका पाचन कराना पड़ेगा और उसके बाद कंडीशन पे देखना पड़ेगा कि अगर मान लो कफ दोष की बाहुल्यता है, ठीक है, ये वैद्य को ऊपर निर्णय करना पड़ता है। अगर कफ दोष की बाहुल्यता है तो वमन करा सकते हैं हम, नहीं तो विरेचन करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विरेचन का और संधियों का संबंध है, क्योंकि आमाशय में जो आंतर्गत कला है उसका संबंध हमारे इससे है, तो हम विरेचन का प्रयोग, बस्ती चिकित्सा का भी उपयोग कराते हैं। इसलिए इसमें वैद्य की देखरेख में उसके चिंतन का विषय है, ठीक है, कौन सा दोष किस जगह पे है वो निर्णय लेना पड़ता है। सर ये रक्त मोक्षण क्या होता है? रक्त मोक्षण देखिए, इसमें एक ये देखिए, हमारा जो सिस्टम है उसमें ब्लड चल रहा है, तो ब्लड में क्या होता है कि मान लीजिए आपको स्किन डिजीज यहाँ है, ठीक है, कोई पैच है, आपको खुजली हो रही लगातार,
तो हम क्या करते हैं कि इस स्थानिक दोष को शुद्ध करने के लिए यहीं का दूषित रक्त निकाल लेते हैं। इसमें हम जलौका, अलाबू, इस तरह अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसमें जलौका या लीच थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका खासियत ये है कि ये उस स्थानिक जगह से दूषित रक्त को पहले निकाल देती है। जब स्वस्थ रक्त आता है तो उसकी रक्त दुष्टि कम हो जाने की वजह से वहाँ हीलिंग अच्छी होती है, तो हमको इतनी दवाई नहीं खानी पड़ती है। और कोई प्रश्न? सर कोई हॉस्पिटल, ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा नाम भी आप डालेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, लगभग सभी राष्ट्रीय चैनलों पे मैं होता हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर विनोद कुमार यादव या डॉक्टर वीके यादव करके आप डालेंगे तो मेरा सब संपर्क आपको मिल जाएगा। और मेरा ये सपना ही है कि हम फिर से आयुर्वेद से अपने भारत देश को स्वस्थ करें। और प्राचीन काल से घर घर में आपके माता पिता, दादा दादी सब लोग इस विधा का इस्तेमाल करते थे। जब से पाश्चात्य संस्कृति आई और इसने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया, इसकी वजह से हमने एक हमारे अंदर अपनी ही चीज़ों के प्रति हीनता महसूस होने लगी और हमने उनका उपयोग करना बंद कर दिया। पर अगर हम पुनः इस चीज़ को लाएं वापस और अपनी जीवन शैली को वापस कर, देखिए आयुर्वेद कुछ भी नहीं है, प्रकृति के सिद्धांतों के ऊपर इस चिकित्सा को लिखा गया है। तो प्रकृति में हम समाहित हैं, तो हमारा जीवन उत्कृष्ट तभी होगा जब हम प्रकृति के साथ लयात्मक संबंध रखेंगे। इसलिए प्रकृति में जिए, प्रकृति के हर नियम को पालन करें। स्वस्थ आपको कुदरत ने दिया, आपको स्वस्थ पैदा किया, बीमार थोड़ी पैदा किया। बीमार तो हम अपनी गलतियों से हो रहे हैं, गलतियों को कहाँ सुधारना है। अब बहुत लोग ऑफिस में जो काम करते हैं बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई, तो टाइम नहीं है तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? क्या जल्दी जल्दी मरना चाहते हैं क्या? आप जो जीवन का सुख है वो तो बीच में ही एंजॉय करेंगे, बीच में ही उसको पाएंगे। उसी टाइम आपके पास समय नहीं है, न खाने का समय है, न जीने का समय है, न संबंधों को मिलने का समय है, न संबंध बनाने का समय है, न एक दूसरे से। मृत्यु जब हो जाती है तो आदमी दौड़ता है, भागता है और रोता है। अरे भाई, जो मर गया उसके लिए क्या रोने की आवश्यकता है? मृत्यु तो हर क्षण हो रही है। सीरियते हिनस्ति इति आत्मानम शरीरणम, जो हर क्षण नष्ट हो रहा है वह शरीर है। तो इतना दिव्य शरीर मिला है मानव चेतना को समझने के लिए। यह समय व्यर्थ ना गंवाएं और इसको महसूस करें और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें और आयुर्वेद का उपयोग करें। इसी से हमारे देश, हमारी समाज, हमारे किसानों को लाभ होगा। और आहार की व्यवस्था, देखिए आहार की कितनी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई आचार्यों ने। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 त्रय उपस्तंभ बताए जिस पे शरीर टिका हुआ है। यानी आहार सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारा आहार कहाँ जा रहा है? तो हमें सबको मिल के अपने आहार को समझना पड़ेगा। जो खेतों में अन्न उत्पन्न हो रहा है उतना टॉक्सिक आ रहा है, इतना उनमें केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्वस्थ रहेंगे कहाँ से? तो हम सबको जो हमारे देश का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमें दोबारा अपने गाँवों की ओर लौटना चाहिए, अपनी चीज़ों को पुनरुत्थान करना चाहिए और फिर से आयुर्वेद को पुनर्जीवित करके उसका लाभ लेना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला दूं, इतने अध्ययन के बाद आयुर्वेद पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ रखने में सक्षम है। इसमें कोई भी किसी को संशय है तो वो मुझसे निराकरण करा सकता है। हाँ, लिख लीजिए 8586978046। यदि कोई मान लो मुझ तक नहीं पहुंच पाता है, आप व्हाट्सएप भी करेंगे मुझे, तो मैं आपके स्थान पे ही आपको सलाह दे दूंगा ताकि आप वहीं अपने आसपास कोई भी औषध लेके अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, एक सवाल है उस बच्चे का, वो पूछिए बेटा। बेटा देखो, हमारा सिस्टम ना, प्रकृति ने, कुदरत ने एक ऐसा यंत्र बनाया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। यानी जो ब्रह्मांड में है वह इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है।
मतलब अगर आपको भूख लगी है तो खाने की इच्छा उत्पन्न होती है, प्यास लगी है तो पानी पीने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसी तरह सम्यक निद्रा किसी टाइम फ्रेम में नहीं हो सकती है। योगी 1 घंटा सो के भी स्वस्थ हो जाता है, ठीक है, और कोई दिन भर सोता है, रात भर सोता है, सोता ही रहता है, तब भी वो स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए आपका अपना शरीर जब आपकी चेतना पूर्ण हो जाए, आपको ऊर्जा महसूस होने लगे, आपको आनंद लगे, सोने की इच्छा दोबारा ना हो, तो आप उठ जाइए, ठीक है। फिर भी कम से कम 7 से 8 घंटे एक विद्यार्थी को सोना चाहिए, पर यह आपकी आवश्यकता, आपके एग्जाम है, आपको लगता है 3 घंटे सोने से मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, तो आप 3 घंटे सो के अपने लक्ष्य को हासिल करिए। उसके बाद पुनः प्रकृति में आइए और अपने जीवन को सही से सहमित करिए, ठीक है।